brought to you by iTel. Prime Minister is undertaking a visit to Brunei and to Singapore. He is travelling to Brunei at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, and the visit is scheduled for 3rd and 4th of September, and after that he will travel to Singapore at the invitation of His Excellency Mr. Lawrence Wong, the Prime Minister of Singapore, and that visit will be over 4th and 5th of September. अभी आप देश के विदेश मंत्रालय की स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग सुन रहे थे, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर से ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन आज तारीख है 4 सितंबर, ब्रुनेई दौरे का आखिरी दिन, जहां किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा संपन्न हुई है। 4 सितंबर की शाम पीएम मोदी सिंगापुर के लिए निकल चुके हैं। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सबसे अहम सहयोगियों में से एक है। तो आज के शो में हम समझेंगे ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे की क्या अहमियत है, इस दौरे पर किस तरह की साझेदारी की उम्मीद है और दोनों देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। शुरुआत ब्रुनेई से करते हैं। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया में बसा है, मलेशिया के बोर्निया प्रांत से घिरा हुआ। जमीनी सीमा सिर्फ एक देश से लगती है, वो है मलेशिया। आबादी लगभग 4.5 लाख है। 82% लोग मुस्लिम है, लगभग 7% बौद्ध और 6% ईसाई है। बाकी में दूसरी मान्यताओं के लोग हैं। इस्लाम ब्रुनेई का राजकीय धर्म है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। मुल्क की आधी आबादी इसी शहर में रहती है। 2007 में सरकार ने राजधानी की सीमा बढ़ा दी थी, जिसके बाद राजधानी की जनसंख्या 10 गुना तक बढ़ गई। नई दिल्ली और बंदर सेरी बेगवान के बीच हवाई मार्ग से दूरी लगभग 4700 किलोमीटर है। ब्रुनेई में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है और असली कमाई वहीं से आती है। इसी वजह से यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। मुल्क की जीडीपी 1,30,00,000 करोड़ रुपए है, जबकि प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 65 लाख रुपए, भारत से लगभग 33 गुना ज्यादा। ब्रुनेई का इतिहास क्या है, अब ये समझते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सबसे शुरुआती निशान 8वीं सदी के मिले हैं। हालांकि ब्रुनेई साम्राज्य का सबसे ताकतवर दौर 15वीं सदी में शुरू हुआ, जब उनका कंट्रोल बोर्निया और फिलीपींस के कुछ इलाकों तक फैला था। तब 5वें सुल्तान बोल्किया का राज था। उन्हीं के वंशज आज भी ब्रुनेई को चला रहे हैं। 17वीं सदी में साम्राज्य में अंदरूनी लड़ाई होने लगी। उसी दौर में यूरोप के देश एशिया में प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाए मदद की। बदले में उसको सरवाक प्रांत का गवर्नर बनाया गया। बाद में वो राजा भी बना। सरवाक आज के समय में मलेशिया का हिस्सा है। ब्रुक की एंट्री के साथ ही ब्रुनेई में ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ने लगा। ब्रुक का एक लिंक इंडिया से भी जुड़ा है। उसका जन्म 1803 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। खैर, 1888 में ब्रुनेई ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया, कुछ शर्तों के साथ। विदेश मामलों पर ब्रिटेन का एकाधिकार था, बाकी मसले स्थानीय राजा देखते थे। 1906 में राजा की शक्तियां और कम हो गई। ब्रिटेन ने ब्रुनेई में अपना एक प्रतिनिधि तैनात किया। धर्म और स्थानीय परंपराओं को छोड़कर बाकी विषयों पर ब्रिटिश रेसिडेंट की सलाह मानी जाती थी। 1929 में ब्रुनेई में तेल के भंडार मिले। फिर खनन शुरू हुआ। तेल के निर्यात से ब्रुनेई की किस्मत बदल गई। फिर आया 1959 का साल। ब्रुनेई में नया संविधान लिखा गया। उसमें ब्रुनेई को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित कर दिया गया। मगर विदेश, सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े मसले ब्रिटेन के पास बने रहे। 1960 के दशक में सुल्तान के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह हुए। उन्होंने ब्रिटेन की मदद से विद्रोह दबा दिया। उसी दौर में मलेशिया में शामिल होने का दबाव भी था, मगर सुल्तान ने तय किया कि ब्रुनेई आज़ाद रहेगा। 1967 में सुल्तान उमर ब्रुनेई के सर्वेसर्वा थे। उन्होंने गद्दी पर अपने बेटे हसनल बोल्किया को बिठा दिया। हालांकि उमर रक्षा मंत्री बने रहे। उन्होंने शाही पदवी सेरी बेगवान धारण की। 1970 में उनके सम्मान में राजधानी का नाम बदलकर बंदर सेरी बेगवान कर दिया गया। फिर 1979 का साल आया। ब्रुनेई और ब्रिटेन के बीच मैत्री और सहयोग की संधि हुई।
जनवरी 1984 में ब्रुनेई को आज़ादी मिल गई। उसी बरस मई में भारत ने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए। मई 2024 में भारत ब्रुनेई डिप्लोमेटिक संबंधों के 40 बरस भी पूरे हुए हैं। इस बीच सुल्तान बोल्किया 4 दफा भारत आ चुके हैं, मगर किसी भारतीय पीएम ने ब्रुनेई का दौरा नहीं किया था। 3 सितंबर को नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। वो सुल्तान बोल्किया के निमंत्रण पर गए हैं। सुल्तान बोल्किया की कहानी क्या है, अब ये जानते हैं। ब्रुनेई में राजशाही व्यवस्था है, जैसा हमने आपको पहले बताया। असली शक्ति सुल्तान के पास होती है। सुल्तान बोल्किया 1968 से कुर्सी पर बने हुए हैं। 1991 में उन्होंने खुद को मुल्क का प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया। सुल्तान को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाई गई है। उनकी नियुक्ति सुल्तान करते हैं और उनका कार्यकाल भी सुल्तान की मर्जी पर निर्भर करता है। 2019 में सुल्तान ने शरिया लॉ लागू कर दिया था। ये सभी मुस्लिमों पर लागू होता है, गैर मुस्लिमों पर कुछ नियम लागू होते हैं। इसके लिए खूब आलोचना भी हुई थी। ब्रुनेई सुर्खियों में एक और वजह से भी आता है, शाही परिवार की आलिशान जिंदगी। सुल्तान बोल्किया को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। उनकी संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सुल्तान के पास 45,000 करोड़ रुपए की सिर्फ लग्जरी कारें हैं। उनके पास 600 रोल्स रॉयस कारों का काफिला है। सुल्तान के महल की कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। फ्रांस 24 के रिपोर्ट के मुताबिक महल में 5 स्विमिंग पूल, 257 बाथरूम, 110 गैराज और एक प्राइवेट चिड़ियाघर भी है। चिड़ियाघर में 30 बंगाल टाइगर और पक्षियों की कई प्रजातियां हैं। इसी तरह की जिंदगी शाही परिवार के दूसरे सदस्यों की भी है, जिसके चलते कई बार विवाद भी पैदा हुआ है। एक उदाहरण 1990 के दशक का है, जब सुल्तान के छोटे भाई जेफ्री बोल्किया ने महज 10 बरस में लगभग $3 बिलियन खर्च कर दिए थे। फिर सुल्तान ने भाई पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था। जेफ्री के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया था। मगर पीएम मोदी के दौरे की तरफ हम लौटते हैं। ब्रुनेई दौरा क्यों खास है? 3 वजहों से। पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, ब्रुनेई की कुल आबादी 4.5 लाख है। उसमें से 14,000 भारतीय हैं। भारतीय सबसे पहले 1920 के दशक में वहां पहुंचे थे, तेल की खोज के बाद। ब्रुनेई की मेडिकल सुविधा, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में विकास में उनका अहम योगदान है। नंबर 2, ब्रुनेई में चीन ने अच्छा खासा निवेश किया है। साउथ ईस्ट एशिया में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी पर नियंत्रण को लेकर उसकी भिड़ंत भी होती रहती है। फिलीपींस के साथ झगड़ा काफी आगे निकल चुका है। जानकारों का मानना है कि भारत उस इलाके में चीन को काउंटर कर सकता है। 4 सितंबर को ब्रुनेई में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना भी साधा। बोले, भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। तीसरी वजह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान लुक ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मकसद है सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। 10 देश इसके सदस्य हैं। इसमें से एक ब्रुनेई भी है। भारत ब्रुनेई संबंधों को और विस्तार से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। हमने उनसे पूछा कि 40 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई पहुंचा है। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के मामले में भी ब्रुनेई 117वें नंबर पर आता है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का मकसद क्या है? भारत क्या हासिल कर सकता है? वहाँ तेल पाया जाता है और भारत जो है एक एनर्जी हंग्री नेशन है और भारत भी ठीक ठाक मात्रा में ब्रुनेई से तेल और प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। यहाँ तक कि इसरो में स्पेस की बात भी करें तो ब्रुनेई ने एक अपना स्पेस सर्वेलेंस सेंटर भी वहाँ पे स्थापित किया है और इसरो के कई अहम प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो उसके माध्यम से हमें मॉनिटरिंग करने में भी काफी आसानी होती है। ब्रुनेई में भारतीय मूल के लोग अच्छे खासे हैं, जिसमें आज के समय में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर हैं। वहां पे करीब 15,000 के आसपास भारतीय मूल के लोग आपको मिलेंगे, जिनमें ज्यादातर डॉक्टर्स और शिक्षक हैं। जो नरेंद्र मोदी ने भी अपने विजिट में बोला कि भारतीय मूल के लोग ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी उनका एक अच्छा योगदान है। तो अचानक से यह यात्रा नहीं हुई है, क्योंकि पुराने संबंध हैं। 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
117वें स्थान पे होने के बावजूद भी जब से भारत ने एक्टिस पॉलिसी की शुरुआत की है, जो पहले लुकीज थी, तो एक्टिस पॉलिसी में भी ब्रुनई ने अच्छा खासा योगदान दिया। उस समय भी वहाँ के कई राजनयिक आए और भारत की यात्रा हुई, और यह ऐतिहासिक क्षण है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वहां गए। पिछले कुछ महीनों में साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच टक्कर बढ़ी है। दोनों देशों की नौसेना और कोस्टल गार्ड्स के बीच भिड़ंत होती रहती है। भारत ने साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी की आलोचना की है। ब्रुनई दौरे में पीएम मोदी ने यह बात दोहराई भी, जबकि ब्रुनई में चीन का दखल पहले से है। क्या भारत उस इलाके में चीन को काउंटर कर सकता है? क्योंकि सारे जो मुल्क हैं वो चाहते हैं कि जो 1982 का अनक्लॉज है उसके माध्यम से जो मैरिटाइम डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन चीन ने अभी तक अनक्लॉज को रेक्टिफाई करने के बावजूद भी वो अनक्लॉज को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2002 में कोड ऑफ कंडक्ट पे भी साइन किए थे चाइना ने, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद से लगातार वो साउथ चाइना सी को लेके बहुत असर्टिव हुआ है। और उसकी जो 9 डैश लाइन है जिसमें वो लगभग पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है, वो 9 डैश लाइन बढ़ के और ज्यादा हो गई। अब उन्होंने इंडोनेशिया की जो नाटूना गैस फील्ड है, जो कि उस 9 डैश से थोड़ा बाहर थी, उसको भी अब क्लेम कर लिया है। तो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं इस पूरे इलाके में, क्योंकि भारत का 55% के आसपास जो ट्रेड है जो ईस्ट एशिया के देशों के साथ होता है, वो इसी साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। इसके साथ साथ हम ऑस्ट्रेलिया से, फिलीपाइन से अच्छी क्वालिटी का कोल भी लेते हैं, तो साउथ चाइना सी के माध्यम से ही होकर आता है। उद्देश्यों के लिए इंडियन ओशन के साथ साथ साउथ चाइना सी में होने वाले एस्केलेशन को लेकर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, आसियान के कई देशों की नेवी भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है। और पिछले कुछ समय से ज्यादातर ये आसियान देशों की नेवी रशियन प्रोडक्ट पर निर्भर थी, और भारत को रशियन प्रोडक्ट को हैंडल करने, यहाँ तक कि उनके रख रखाव करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में भारत जो है आसियान देशों की, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपाइंस हो, मलेशिया हो, हम इन देशों के नेवल ऑफिसर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं। अभी इस विजिट में ब्रुनई के साथ भी समझौता हुआ है, और ब्रुनई को की भी कैपेसिटी बिल्डिंग भारत कर रहा है। यहाँ तक कि रशियन प्रोडक्ट का जो रिपेयर है, सस्ते दामों में भारत ही वो रिपेयर कर पा रहा है, तो इसलिए भी ये लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। प्लस भारत ने पिछले 10 सालों में जो अपना एक इमेज चेंज किया है, जो कि पहले ये माना जाता था कि भारत सिर्फ हथियारों का आयात करता है, पिछले 10 सालों में अब हम लोग हथियारों का निर्यात करने वाले देश में भी भारत शुमार करता है। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी मदद मिली है। तो ऐसे में आसियान के देश इंक्लूडिंग ब्रुनई एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के लिए, और इंडिया के जो प्रोडक्ट है रिलायबल है, और ये लोग चाहते भी हैं कि भारत उनको ये सारे हथियार बेचे, क्योंकि अब हमने जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसका भी करार वियतनाम के साथ किया है। तो मुझे लगता है कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है, और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का एस्केलेशन होता है, क्योंकि भारत के स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट है, हमारे मैरिटाइम इंटरेस्ट है, एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो भारत तो प्रिपेयर कर ही रहा है, लेकिन हम लोग आसियान देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी अच्छे से कर रहे हैं। 4 सितंबर की दोपहर पीएम मोदी का ब्रुनई दौरा खत्म हो गया। उसके बाद वो सिंगापुर निकल गए। वहां वो 5 सितंबर तक रहेंगे। सिंगापुर भी साउथ ईस्ट एशिया में बसा है, मलेशिया के ठीक दक्षिण में। मलेशिया कहाँ है? भारत के पूरब में निकलिए तो म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड, और थाईलैंड की दक्षिणी सीमा से लगा है मलेशिया। जोहार स्ट्रेट मलेशिया और सिंगापुर को एक दूसरे से अलग करता है। सिंगापुर 60 से अधिक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। सबसे बड़ा द्वीप है पुलाउ उजोंग, ये लगभग 60 किलोमीटर लंबा है। सिंगापुर की आबादी लगभग 60 लाख है। 31% लोग बौद्ध है, 19% ईसाई, लगभग 16% मुस्लिम, 9% ताओ और 5% लोग वहाँ पर हिंदू हैं। बाकी बची 20% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती। आधिकारिक भाषाएं वहाँ पर 4 है: अंग्रेजी, मैंडरिन, मलय और तमिल।
इनकी करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। एक सिंगापुरी डॉलर में लगभग 61 भारतीय रुपए आते हैं। राजधानी सिंगापुर है। नई दिल्ली से सिंगापुर की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर है। सिंगापुर में एक सदस्य वाली संसदीय व्यवस्था है। संसद में कुल 103 सीटें होती हैं। इनका चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। संसद में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। वही सरकार के मुखिया भी होते हैं। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। 1991 से पहले तक संसद राष्ट्रपति को नियुक्त करती थी। अब उनका चुनाव भी पॉपुलर वोट से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल वहां 6 बरस का होता है। अब इतिहास भी जान लेते हैं। प्राचीन समय में इस द्वीप को तेमासेक के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब होता है समंदर। भारत और चीन के बीच सफर करने वाले लोग इस द्वीप पर रुका करते थे। तब यहाँ पर मछुआरों और समुद्री लुटेरों का एकाधिकार था। 14वीं सदी में इस द्वीप पर एक राजकुमार आया। वो खुद को शेर मानता था। उसने कहा, अब से इस द्वीप का नाम सिंहपुरा यानी सिंहों का शहर होगा। ये नाम आगे चलकर सिंगापुर हो गया। 1826 में सिंगापुर ब्रिटेन की कॉलोनी बना। 1942 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये वापस ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। 1959 में थोड़ी ऑटोनॉमी मिली। 1963 में कुछ समय के लिए ये मलेशिया का हिस्सा भी रहा। 1965 में सिंगापुर अलग हो गया। उसी बरस उसे पूर्ण आज़ादी मिल गई। सिंगापुर की आज़ादी में पीपल्स एक्शन पार्टी PAP का अहम योगदान है। यही पार्टी 1959 से सरकार चला रही है। प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, पब्लिक सेफ्टी, औसत उम्र, तेज इंटरनेट जैसे मानकों में सिंगापुर टॉप के देशों में है। करप्शन और क्राइम रेट काफी कम है। जुलाई 2024 में सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें सिंगापुर पहले नंबर पर था। वहां का पासपोर्ट रखने वाले दुनिया के 195 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारत इस मामले में 82वें स्थान पर आता है। भारत सिंगापुर के संबंध कैसे हैं, अब ये समझते हैं। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत के 4 केंद्रीय मंत्री सिंगापुर गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे और सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्होंने सिंगापुर के शीर्ष मंत्रियों के साथ मीटिंग की। फिर सहयोग के लिए नए क्षेत्र निर्धारित किए, जैसे कि डिजिटाइजेशन, स्वास्थ्य, सतत विकास, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी। मंत्रियों की विजिट के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय हुआ था। यह पीएम मोदी का 5वां सिंगापुर दौरा है। इस दौरे पर क्या क्या होने वाला है? पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम से मीटिंग करेंगे। वो सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों से भी मिलने वाले हैं। सिंगापुर स्किल डेवलपमेंट में भारत की मदद कर सकता है। इसके लिए MOU पर दस्तखत होगा। हमने एक्सपर्ट से पूछा, सिंगापुर भारत के लिए कितना अहम है? पीएम मोदी का हालिया दौरा क्यों खास है? ट्रेड रिलेशन है वो आसियान देशों में सिंगापुर से सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और जो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी सिंगापुर के साथ सबसे पहले साइन की है। डिस्पाइट इसके कि सिंगापुर में चाइनीज मूल के लोग भी हैं, उसके बावजूद भी सिंगापुर जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है और आने वाले चीन के खतरे को लेके सिंगापुर सजग भी है। और कहीं ना कहीं आसियान देशों में एक समय इंडोनेशिया की सेंट्रलिटी हुआ करती थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंगापुर हैज रिप्लेस्ड इंडोनेशिया का सेंट्रलिटी इन आसियान। तो इस वजह से भी सिंगापुर एक इम्पॉर्टेंट देश है। आसियान को मद्देनजर रखते हुए भारत के साथ अच्छे संबंध हैं और चीन को भी अगर हम लोग अपने दिमाग में रखें तो मुझे लगता है सिंगापुर के साथ जो संबंध ऑलरेडी अच्छे हैं उनको नए मुकाम पर ले जाने की जरूरत है। अभी वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी अब तक कितनी सफल रही है? इसमें सिंगापुर की क्या भूमिका हो सकती है? हम लोग कहीं ना कहीं हर रीजन पे भारत का कंसंट्रेशन है और हर छोटे छोटे मुल्क को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो आसियान पॉलिसी है या हमारी विदेश नीति में किसी भी रीजन का नामकरण हुआ तो इसी रीजन का नामकरण हुआ
कि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1991 से शुरू होती है, जो कि अब अपने थर्ड डिकेड में चल रही है, और मोदी के समय में हमने लुक ईस्ट का नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी रखा। तो पहले डिकेड में हम लोगों ने बायलैटरल रिलेशन पे ज्यादा तवज्जो दी और हम लोग सिर्फ आसियान तक सीमित थे। यानी 1991 से लेके 2000, 2001 से लेके 2010 हमने इकोनॉमिक डिफेंस के साथ साथ आसियान से आगे बढ़कर ईस्ट एशिया के देशों को भी अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी में शामिल किया। नो डाउट इसमें हमने चाइना को भी शामिल किया। जो एक थर्ड डिकेड हुआ जिसमें 2011 से लेके 20, या अगर बोला जाए 14 में हमने इसका नया नामकरण किया और लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट नाम दिया। तो हमने काफी कुछ अचीव तो किया है, नाम तो चेंज हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अचीव किया जाना बाकी है। क्योंकि इस तीसरे डिकेड में हम लोगों ने पैसिफिक देशों जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी, यहाँ तक कि जो साउथ वेस्ट पैसिफिक के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चाहे वो फिजी हो, न्यू कैलेडोनिया हो, वहां पे भी मोदी जी का विजिट हुआ, जहाँ पे चाइना और असर्टिव है, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। तो हमने इनका दायरा बहुत बढ़ाया है। तो दायरा बड़ा है, एक्सपेक्टेशन भी बड़ी है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कहीं ना कहीं भारत को और भी काम किए जाने की जरूरत है। क्योंकि पहले कई बार आसियान के देश बोलते थे कि कब तक आप सिर्फ आसियान देशों की तरफ या ईस्टर्न देशों की तरफ देखेंगे, आप एक्ट कब करेंगे। तो भारत ने एक्ट करना तो शुरू किया है, लेकिन उसमें भी अभी और भी नई ऊंचाइयों को पाना बाकी है। तो ऐसे में सिंगापुर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है भारत का। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये शो लिखा था मेरे साथी अभिषेक, सोनू और अंकुर ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।